सीमांचल इलाके में बीते 8 दिनों से लगातार कैंप कर रहे ओवैसी हेलीकॉप्टर से आज एक बार फिर किशनगंज जिले की एक सीट है कोचा धामन, वहां उतर रहे हैं। नीचे नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया। और ओवैसी लगातार हर रोज हेलीकॉप्टर से सीमांचल के अलग अलग इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। उनके समर्थकों की भीड़ जुटती है। वही ओवैसी जिन्होंने 2020 में सीमांचल से 5 सीटें जीत ली थी। इस बार ओवैसी फैक्टर का क्या असर होगा, इसको समझने के लिए तस्वीर वहां की दिखाए, तस्वीर वहां की दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर अब किशनगंज के कोचा धामन इलाके में उतर चुका है। ओवैसी साहब पिछले 8 दिनों से किशनगंज में कैंप कर रहे हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये वो 4 जिले हैं जहां 24 सीटें हैं जो सीमांचल में आता है। ये वो जिले हैं जिनमें किशनगंज 68% मुसलमानों वाला जिला है, मुस्लिम आबादी। लेकिन अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की कई विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक होते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 21 या 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे एमआईएम ने। और अब एमआईएम की चुनौती, एमआईएम के उम्मीदवार क्या इस बार फिर से 2020 के नतीजे दोहराएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असदुद्दीन ओवैसी उतर गए ना, उतर गए। ओवैसी साहब उतर के स्टेज पे आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर यहाँ से कहीं और गया है। अपना यहाँ का जो है हम लोग को अमल करना है। आपने यहाँ पे सबको देख चुका है। इससे पहले आप नुमाइंदगी हमारे अब्बा कोचा धामन के इस मंच पर सामने जहां ओवैसी की सभा हो रही है, इस मैदान को क्या कहते हैं? बेलवा मैदान, बेलवा हाई स्कूल। पीछे मंच पर असदुद्दीन ओवैसी हैं, आगे से हटते जाइए। और यहाँ इस बार अगर उम्मीदवारों की बात करें कोचा धामन में, बीजेपी से वीणा देवी, आरजेडी से मुजाहिद आलम, एमआईएम से सरवर आलम और जेएसपी की तरफ से मतलब जनसुराज की पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, कोचा धामन पर पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद जो 5 ओवैसी के विधायकों में से 4 आरजेडी में चले गए, उसमें कोचा धामन के विधायक भी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आरजेडी में गए और कुछ दिन पहले अभी फिर वापस एमआईएम में लौटे। लेकिन एमआईएम से उन्हें टिकट नहीं मिला, उम्मीदवार किसी और को बनाया गया और लौटे इसलिए क्योंकि उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला, जबकि एमआईएम छोड़कर आरजेडी में गए। तो इस बार एमआईएम के उम्मीदवार हैं सरवर आलम और मुजाहिद आलम। जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो पहले जेडीयू से 2 बार मेरे ख्याल से विधायक रहे। तो अब कोचा धामन की लड़ाई तो दिलचस्प है, इसलिए भी कि 65-70% मुस्लिम है। साथ में इसलिए भी बार बार जिक्र हो रहा है, क्या ओवैसी जिस तरह से इन्होंने 5 सीटें जीतकर 2020 में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ा था, क्या इस बार फिर ओवैसी उसी ताकत से महागठबंधन के सामने सीमांचल में एक चुनौती बनेंगे? ये भी देखना होगा। मंच पर ओवैसी का भाषण होना है और जैसा कि मैंने बताया कि बीते 7 दिनों से ओवैसी किशनगंज में है और उनका हेलीकॉप्टर हर रोज अलग अलग सभाओं के लिए किशनगंज से उड़ान भर रहा है। जीता जागता मिसाल उसके लिए है। मैं हूँ आपके सामने में, मेरे अब्बू हैं। हमसे जितने भी वादे किए गए ये सारे वादे। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? जी। क्या नाम हो आपका? गुलफाम रब्बी। दिलशाद रब्बी। गुलफाम रब्बी। तो यहाँ बड़ा हौच पौच है। मुजाहिद आलम आरजेडी में है, वो पहले 2 बार जेडीयू में रहे, जो जेडीयू आरजेडी में चले गए, यहाँ से एमआईएम में जीत के फिर एमआईएम में आए, टिकट किसी और को मिला। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ कोचा धामन? हम लोग कोचा धामन में एमआईएम का लहर ज्यादा है। एमआईएम का लहर ज्यादा है कोचा धामन में।
साल, उसके बाद वो आया महागठबंधन में, उसके बाद वो आया महागठबंधन में। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मास्टर मुजाहिद। हाँ। तो उसको कौन वोट देगा? वो तो बीजेपी को मजबूत किया है 11 साल से। अब वो आया महागठबंधन में, तो इसलिए यहाँ पे सारा पतंग का लहर है। अभी क्या Only one पतंग, पतंग साहब, अवैसी साहब। और इस सीट पर कोचा दामन से जो अभी मुजाहिद आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो पहले जेडीयू से जीते थे, और जीते इसलिए भी थे 2015 में भी, मेरे ख्याल से जीते इसलिए थे कि 2015 में जेडीयू और महागठबंधन का जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ी थी, तो यहाँ से जीते। उसके बाद 2020 में आपको पता है जेडीयू और आरजेडी के रास्ते अलग हुए। अब ये उनके सारे समर्थक हैं। यहीं के रहने वाले हो आप लोग? यहीं के और रहने वाले? यही करने वाले वोटर यहीं को ना? जी जी। तो क्या है, यहाँ बहुत कड़ी टक्कर है। यहाँ ओबीसी का लड़ है बहुत। हाँ, ओबीसी का पतंग छाप का। पतंग छाप का। जी अमैया में सर पूरा किसानगंज में, और ये पिछली बार तो यहाँ से जो जीते वो चले गए, फिर आरजेडी में 5 में से 4 चले गए थे। 5 में से वो चले गए, मगर जिस तरह वो गया उस तरह से उसको धोखा भी मिला है। धोखा देने के कारण हम लोगों को काफी चोट लगा के हमारे आदमी को अपने वोट लेके जाते हैं मुस्लिम कंट्री को देखकर, फिर उसके पीठ में छोरा भोगते हैं। तो हम लोग का कोई विश्वास नहीं रहा उसके ऊपर, उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा आरजेडी के ऊपर, और ये हो पतंग छाप। अरे बात बोलो ना, क्या मुद्दे पे चुनाव है कि खाली ये मुस्लिम है वो मुस्लिम है? वो 2% में जब डिप्टी सीएम बन सकता है, तो हम 18% में क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या क्या हमारा हक हमको नहीं दे रहा है। वो 2% में जो है उप मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारा 18% क्या खाली दरी बिछाएगा? हमको भी अपना हक चाहिए, इसलिए हम वो पतंग छाप में वोट देंगे और अपना हक छीन के लेंगे। नहीं, लेकिन एक मिनट, पतंग छाप इतनी सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है पार्टी की, उनको कोई सरकार बन जाए भाई, 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 7 मिले, सीट तो ऐसे ही मिलेगी। हमारा अगर 14-15 सीट आ जाते हैं ना, तो हमारे पास आके नाक लगेगा और हमको हमारा हक भी देगा। तो ये ओवैसी के समर्थकों में जाहिर है एक जोश होता है, चूंकि उन्हीं की सभा में आए हैं, समर्थक हैं। लेकिन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी सभा में इसका जिक्र करते हैं, मुकेश सहनी का जिक्र करते हुए, कि जब 2-2.5% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है, तो 17% वाला क्या दरी बिछाएगा? मुसलमानों की नुमाइंदगी महागठबंधन में बताओ डिप्टी सीएम क्यों नहीं हुई? अब मेरे ख्याल से ओवैसी का भाषण शुरू होने वाला है। और यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इस जगह पे हैं। यहाँ क्या लग रहा है, कोचा दामन में इस बार कड़ी टक्कर है? कोचा दामन में कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पर एक तरफा मजलिस को जीत मिल रही है, टक्कर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नाइंसाफी किया है। क्या नाइंसाफी किया है? नाइंसाफी सीमांचल को हमेशा महरूम रखा है। चाहे आप शिक्षा के मामले में ले लें, हमारे पास ना डिग्री कॉलेज रहा, ना हमारे पास बीएड कॉलेज है, ना हमारे पास किस तरह की सहूलियतें मिली। अब देख लें हमारे बीमारों के लिए, या नीतीश कुमार हो या महागठबंधन की सरकार हो, इन्होंने हमेशा नाइंसाफियाँ की है। एक अच्छा अस्पताल नहीं हमारे लोगों को, अगर एम्स की जरूरत पड़ती है तो हमें पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अगर वो यहाँ देते तो बखूबी हमारे लोगों के लिए काम किया होता। लेकिन अब उस हिसाब से देखा जाए तो कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पे मजलिस की जीत हो रही है। 300 पंचायत है हमारे यहाँ पे विधानसभा में, सब एक ही लड़ है, यहाँ पे सिर्फ एमआईएम है। आप तो हर जगह आप ही बोलोगे, बाकी लोगों को बोलने दो। वोटर हो आप लोग? जी जी जी, यहीं के? जी यहीं के हैं सर। तो ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार 5 जीते, 4 उधर चले गए। इस बार लोग बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में बहुत कमजोर है मामला। नहीं नहीं जी, इस बार तो एकदम पूरे सीमांचल में एकदम पतंग का लहर है। अच्छा। तेजस्वी की सरकार कहीं से भी नहीं बन रहा है। अगर सरकार बनेगी तो एमआईएम को लेना पड़ेगा। अरे भाई, एमआईएम सरकार कैसे बनेगी? बनाएगी एमआईएम के बगैर, एमआईएम के बगैर। एक बात बताओ सर, मंच हो गया। सर एक लोगों ने एनडीए को रोकने के लिए कई बार इंडिया गठबंधन को वोट किया, लेकिन बावजूद इसके एनडीए का गवर्नमेंट बना। इसलिए इस बार जो है अपनी पार्टी अपना वोट, इसलिए पतंग को इस बार वोट देंगे और पतंग यहाँ से लीड कर रही है। एमआईएम ने ओनली 6 सीट मांगा था, 6 सीट तेजस्वी से। अगर वो 6 सीट दे देता सीमांचल में तो क्या हो जाता? कोई पोस्ट भी नहीं मांग रहा था, ओनली सीमांचल के लिए डिप्लोमा एक मांग रहा था, वो भी तेजस्वी नहीं दिया। और वो 2% वाले को 18-20 सीट देके उसको चुनाव लड़वा रहा है। वो 2% वाला मुख्यमंत्री है, 18% वाला क्या दरी बिछाएगा सर? हाँ, अपना पार्टी अपना वोट। अगर 15 सीट भी आ जाएगा, 15 सीट भी आ जाएगा सर, तो अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री होगा।
होगा, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा 15 सीट में। बिल्कुल जी सर। 15 सीट कैसे आ जाएगा? आएगा सर, पूरी सीमांचल में लहर है। ढाका से राणा रंजीत साहब निकला हुआ है, बहुत जगह से एमआईएम की सीट आ रहा है। 24 आएगा सर, 24 का 24 आएगा। 15 तो कन्फर्म है सर, 15 सीट तो कन्फर्म है। कहने को तो 24 में 48 भी बोल सकते हो। नहीं सर, 24 आएगा। एक सवाल, मेरा एक सवाल, कल हम लोग के वहाँ पे चकला गांव में तेजस्वी साहब आए थे एमयू कैंपस में, मगर एमयू कैंपस के बारे में कुछ नहीं बोला सर, यहाँ का शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलता है सर, सिर्फ उसको वोट चाहिए सर। सीमांचल एक जिला परिषद नादिर गया तेजस्वी से मिलने के लिए, उसका इतना अपमान किया, फिर भी ये महागठबंधन वाले नहीं समझते हैं। एक मुसलमान का इतना अपमान किया, उसको हटा दिया बिल्कुल। उसी का झोला वो सिर्फ आया था चकला में हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। उसका एक कार्यकर्ता है, जब उसको अपना कार्यकर्ता को, जब वो अपना कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं दिया, धक्का मार के हटाने का काम किया, तो आरजेडी का टीम आम पब्लिक को और क्या समझेगा। इसलिए अपना पार्टी, अपना विकास, अपना वोट सिर्फ देना चाहिए तो एमआईएम पार्टी को। सर हम बोलना चाहते हैं, अच्छा, चुनाव में मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? खाली ये कि मुद्दा शिक्षित बनाना है, बिहार को जंगल राज से मुक्त करना। अगर जंगल राज से मुक्त करना है तो अवश्य को साथ में लेना होगा, तभी जंगल राज मुक्त होगा। क्योंकि अगर आरजेडी सरकार बनाएगी तो उनको कोई डर नहीं रहेगा। एनडीए और आरजेडी दोनों एक है। अगर सीमांचल के नेता को साथ में लेंगे तभी वो एनडीए से डरेगा और बिहार के लोगों से डरेगा। कौन साथ मिलेगा? आरजेडी साथ में लेगा। अगर आरजेडी बोल चुका है कि हम साथ में नहीं। अगर वो साथ में नहीं लेंगे तो उनका सरकार बनना मुश्किल है, बनेगा भी नहीं सर। एमआईएम के और ये बिना सरकार मुश्किल सर कि जो ये बालू माफिया हटाएंगे, सबसे बड़ा बालू माफिया तो मास्टर मुजाहिद है। यहाँ जो इतना बालू माफिया दिया, कौन दिया? मास्टर मुजाहिद। और वही कल कहा अपने भाषण में, सबसे पहले यहाँ का पहले बालू माफिया हटाएंगे। हमारे यहाँ के मास्टर मुजाहिद जो विधायक था पहले का, सबसे बड़ा माफिया अगर है हर चीज़ों का और कारोबारों का तो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, और उनकी ही वजह से ये दलाली और घुसखोरी है। मास्टर मुजाहिद मतलब मुजाहिद आलम का जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पहले 2 बार जेडीयू के यहाँ से विधायक भी रहे। हम लोग को ये दलाली और घुसखोरी अपना सीमांचल से हटाना है। जब वो जीत के मास्टर मुजाहिद जीत के फिर बीजेपी में जाएगा, उसका गठबंधन में कुछ नहीं है। वो तो आपका भी 5 जीत के 4 आरजेडी। सर वो खरीद लिया था, उसको सजा मिल गया। एमआईएम वाले जाएंगे तो सिर्फ आरजेडी में जाएंगे, लेकिन आरजेडी का विधायक एनडीए में जा रहे हैं। वो बीजेपी को मजबूत करने का काम आरजेडी कर रहा है, एमआईएम नहीं। तो इनको भी बहुत लोग बोलते हैं कि बीटी में बोलने वाला बोलेगा। अब तक आप दिखाइए एक भी एमआईएम का कोई भी विधायक एनडीए में गया है? नहीं गया। लेकिन आरजेडी का और कांग्रेस का विधायक एनडीए में गया है। ये आप भी देख सकते हैं, आप अपना चैनल में या किसी भी चैनल में आप देख सकते हैं, एमआईएम का विधायक नहीं गया है। सर एमआईएम को बी टीम कहा जा रहा है। एमआईएम आज तक एनडीए को सपोर्ट किया कहीं पे? एक मिनट, अब हटिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ स्टेज पर वहाँ बोलने के लिए, अब अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं। अब जरा उनकी जनता भी उन्हें सुनेगी, उनके समर्थक भी, और मैं भी आया हूँ अगर अलग अलग विधानसभाओं से, तो मैं भी उन्हें सुनूंगा। और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा अपनी बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है, और मंजलिस का परचम सीमांचल और कोचा दामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्वी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्वी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्वी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो, और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? MY मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं
कि एम सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो इसीलिए इनको तकलीफ होती। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉर्पोरेटर थे, एमएलए बने, एमपी बने। हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआओं पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए। हम होटलों के फर्श को धोते थे। हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। कौन जिम्मेदार है मास्टर बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज दुलारे थे। मुझको गाली देते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इन बच्चों का इंटरमीडिएट के तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में मुकम्मल करवाएगी। और सिर्फ इंटर मुकम्मल, 12वीं मुकम्मल नहीं करवाएगी। इस सीमांचल के नौजवान काबिल हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे ये साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक है, उसका हल निकाल सके। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो, जो गिर ना जाए। हमारे बच्चे इंजीनियर बने सीमांचल के कोचा दामन के। जो ये सैलाब आता है, ये सैलाब कुदरत की तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से आता। और सैलाब को पानी को निकालने का काम हमारे इंजीनियर बच्चे करेंगे। हमारी बेटियां इंशाअल्लाह डॉक्टर